आप कोल्ड केसेस के साथ शुरुआत करेंगे। पुलिस चीफ डिटेक्टिव को बताता है जिसका प्रेजेंट में आज पहला दिन है। आपको व्यस्त रखने के लिए हमारे पास काफी केसेस हैं, इसलिए आर्काइव सेक्शन की ओर जाएं और शुरुआत करें। ये नया डिटेक्टिव इन अनसॉल्व्ड क्राइम्स पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अनदेखे और लंबे समय से भुला देने जाने वाले केसेस को सॉल्व करना उसकी स्पेशलिटीज में से था और उसे इन केसेस को सॉल्व करने में काफी मजा आता है जिनको कोई भी अब तक हल नहीं कर पाया। डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन के एक हिस्से की ओर जाता है जो ऐसे दिखता है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और फिर उसे आर्काइव्स के लेबल वाला दरवाजा मिल जाता है। कमरे के अंदर रोशनी कम है और जब डिटेक्टिव अपना बैग एक टेबल पर रखता है बहुत ज्यादा धूल उड़ती है जिससे उसे छींक आ जाती है। वो उन केसेस की लिस्ट निकालता है जिन पर वो काम करने वाला है और एक शेल्फ की ओर बढ़ता है जहाँ बहुत से एविडेंस बॉक्सेस पड़े होते हैं। वो एक बॉक्स को बाहर निकालता है और फाइल्स को देखना शुरू करता है। ये पुलिस रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, क्राइम सीन फोटोज और दूसरे एविडेंसेस से भरा हुआ है। जैसे ही डिटेक्टिव अपनी लिस्ट में से दूसरे केसेस को देखना शुरू करता है, घंटे बीत जाते हैं। बॉक्स के बाद और बॉक्स, रिपोर्ट के बाद और रिपोर्ट। वो समझता है कि एक बार सभी केसेस का सर्वे करना बेहतर है और ये देखने के लिए कि डिटेल्स में जाने से पहले उसे कुछ मिलता भी है या नहीं। जैसे ही वो अपनी केसेस वाली लिस्ट में से आखिरी बॉक्स को नीचे उतारता है जिस पे चीफ ने उसे काम करने को कहा था, तो उसे कुछ दिखता है। एक शेल्फ के ऊपर कई एक जैसे दिखने वाले कार्डबोर्ड के बने बॉक्सेस के बीच एक लेदर लगेज जैसा कुछ दिखता है। उसे समझ नहीं आती कि ये लगेज यहाँ आर्काइव्स में क्या कर रहा है। क्या ये किसी केस का एविडेंस है जो किसी ने यहाँ किसी कारण छोड़ दिया, या फिर कोई पुरानी फाइल्स को देखने के बाद अपने बैग को उठाना भूल गया। कारण जो भी हो, लेकिन उसे अपना काम करना है और ये बैग उसकी लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर वो जानता है कि वो तब तक फोकस नहीं कर पाएगा जब तक वो ये ना जान ले कि इस बैग में क्या है। वो बस जल्दी से इस पर एक नजर डालेगा और फिर अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। डिटेक्टिव उस शेल्फ की ओर जाता है जहां वो बैग पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ लंबे समय से है। इस पर एक बहुत मोटी धूल की लेयर होती है जैसे कमरे में मौजूद हर चीज पर होती है। वो इसे नीचे उतारता है और धूल को फूंक मारकर साफ करता है। वो बैग को खोलता है और इसके अंदर होता है एक फोल्डर। क्या ये एक और रिपोर्ट है? लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? हो सकता है कि उनके पास बॉक्सेस खत्म हो गए हों और किसी ने इस पुराने बैग का उपयोग करने का निर्णय लिया हो। डिटेक्टिव फोल्डर को बाहर निकालकर खोलता है। जैसे कि उसने कल्पना की थी, ये एक और केस की रिपोर्ट है। यदि ये केवल एक पेज है जिस पर कई सारी फोटोज पेपर क्लिप से लगी हुई हैं। वो रिपोर्ट से तस्वीरें उतार लेता है और उन्हें देखना शुरू करता है। उन पर नंबर्स लिखे होते हैं और पहली पिक्चर में हड्डी या मांस का रेड लिक्विड और चंक दिखाई देता है। अगली दो तस्वीरें भयानक रूप से किसी लाश की दिखती हैं। हालांकि इसे इतने हिंसक रूप से कुचलने के बाद इसके विक्टिम को इंसान कहना भी मुश्किल है। डिटेक्टिव उन फोटोज को रिपोर्ट से पेपर क्लिप करके इसे केस में वापस डाल देता है। अगर इस मर्डर का केवल एक ही पेज का एविडेंस है तो वो इसे इस कमरे में बाकी सब केसेस को हल करने के बाद देखेगा। डिटेक्टिव आखिरी बॉक्स पर वापस जाता है जिसको वो देख रहा था और दोबारा से केस फाइल्स को देखना शुरू करता है। लेकिन उस लेदर ब्रीफकेस और उसमें मौजूद फोटोज को वो अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। शायद वहाँ कुछ और भी है। इसको रियलाइज किए बिना वो दोबारा से उस केस को देखने लग जाता है। वो रिपोर्ट को बाहर निकालता है और फिर से तस्वीरों को देखना शुरू कर देता है। वो फिर डिफरेंट एंगल से उस भयानक लाश को देखता है, लेकिन चौथी तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। इस तस्वीर में किसी के जूते दिखते हैं, लेकिन वो ऊपर हवा में है जैसे कि किसी ने जंप की और फिर अपने जूतों की तस्वीर ले ली। तस्वीर में कुछ तो गलत है। तस्वीर के किनारों पर अजीब सी डिस्कलरेशन है। ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में कोई एरर आ गया है। ये केस फाइल में क्यों होगी? ये उसकी क्यूरोसिटी को और बढ़ा रही है, लेकिन नहीं, उसे वास्तव में अपना समय इस पर नहीं लगाना चाहिए, वो भी अपनी न्यू जॉब के पहले दिन। डिटेक्टिव सब कुछ केस में वापस डालता है और इसे बैग में डालकर उसे अपना दिन खत्म करने से पहले शेल्फ पर वापस रख देता है। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। डिटेक्टिव हर बार अपनी आंखें बंद करने पर उस भयानक चेहरे को देखता था। और वो हवा में जूतों की तस्वीर क्यों? इस सब का क्या मतलब है? वो इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था और फिर उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। डिटेक्टिव रियलाइज करता है कि वो पूरी रात एक पल भी नहीं सोया है। बाद में उसी सुबह डिटेक्टिव दोबारा चीफ के ऑफिस में जाता है। चीफ उसे बताता है कि वो बहुत अजीब दिख रहा है और उसे कहता है कि ये कहीं जॉब के कारण तो नहीं है। डिटेक्टिव वास्तव में अजीब तो दिख रहा है और इस रूम में उसे कुछ बहुत अनकंफर्टेबल बना रहा है। छत बहुत नीचे महसूस होती है, जैसे कि पिछली बार जब वो यहाँ आया था उससे 1 या 2 फुट नीचे आ गई हो।
और यहाँ अंधेरा भी बहुत है। इतने अंधेरे कमरे में कौन काम कर सकता है? वो खड़ा होता है और चीफ से पूछता है कि क्या वो और लाइट्स ऑन कर ले, और चीफ के जवाब देने से पहले ही वो लाइट्स ऑन कर देता है। तेज फ्लोरेसेंट लाइट्स चीफ को चुभती हैं और वो डिटेक्टिव को काम शुरू करने का कहता है, और ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि वो रात को नींद पूरी करे। अगर वो नहीं कर सकता तो ये जॉब उसके लिए नहीं है। डिटेक्टिव आर्काइव्स में वापस जाता है और अपनी लिस्ट में उन फाइल्स को देखना दोबारा शुरू करता है जहां उसने उन्हें कल छोड़ा था, लेकिन निश्चित रूप से वो लेदर बैग उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाता है, जैसे वो उससे भीख मांग रहा हो अपने सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। अब बस डिटेक्टिव सोचता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसको ये पता लगाना होगा कि इस फाइल के साथ क्या चल रहा है। वो फिर से बैग को नीचे उतारता है, रिपोर्ट को खोलता है और तस्वीरों को दोबारा देखना शुरू करता है। ये 3 तस्वीरें उस भयानक लाश की हैं। चेक। चौथी तस्वीर किसी के जूतों की है, कुछ नया नहीं। अब अंत में बाकी तस्वीरों को देखने का समय है। 5वीं तस्वीर चौथी से मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति के जूते अब जमीन के पास दिखते हैं। 1 मिनट, क्या ये रिवर्स ऑर्डर में है? वो अगली तस्वीर को देखता है, इसमें कोई भी नहीं है। ये एक टेबल की तस्वीर है और यूं दिखता है कि इस पर कुछ लिखा है, लेकिन लिखाई बहुत छोटी होती है। वो इसे घूर के देखता है, लेकिन अभी भी वो देख नहीं पाता है। वो अपने बैग की ओर दौड़ता है और तब तक उसे ढूंढता है जब तक उसे मिल नहीं जाता। मैग्नीफाइंग ग्लास। वो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ वापस तस्वीर की ओर आता है और फाइनली अब वो पढ़ सकता है। ये तुम्हारे ऊपर है। वो अपना सर ऊपर उठाता है और ऊपर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। वो खुद पर हंसता है, बिल्कुल यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद चीफ सही कहता है, शायद उसके साथ कुछ हो रहा है और वो इस जॉब के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको और जानना है। वो 7वीं तस्वीर को देखता है। वो पाता है कि वो सही था, ये रिवर्स ऑर्डर में है। अगली तस्वीर में वो देखता है कि जो भी तस्वीरें उतार रहा है वो कमरे में पड़ी टेबल की ओर आ रहा है। 10वीं तस्वीर में वो उसे एक दरवाजे से आता हुआ देख रहा है। 11वीं तस्वीर में वो उसे कमरे का दरवाजा खोलते हुए देखता है। फाइनली वो आखिरी तस्वीर पर पहुंच जाता है। ये कमरे के बंद दरवाजे की तस्वीर है। दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है और डिटेक्टिव शायद ही विश्वास कर सके कि जो उसने पढ़ा वही लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा होता है आर्काइव्स। डिटेक्टिव एकदम खड़ा होता है और घूमकर चारों ओर देखता है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली होता है। उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं होता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कोई मजाक है? वो उस रिपोर्ट को उठाता है जिस पर पिक्चर्स लगी होती हैं। इसी में कोई जवाब होना चाहिए। वो पेपर एक स्टैंडर्ड पुलिस रिपोर्ट प्रतीत होता है, जिसे हत्या की खोज के बाद फिल किया गया था। पेज के टॉप पर उस स्थान का एड्रेस लिखा गया था जहां हत्या हुई थी। ये वही जगह थी जहां वो अभी है, पुलिस स्टेशन में। इसके बाद डेट लिखी हुई है। ये नामुमकिन है, ये डेट आज की है। आर्काइव्स अनकहे सीक्रेट्स रख सकती हैं और उनमें से कई अक्सर काफी खतरनाक होते हैं, जो एससीपी फाउंडेशन की जानकारी रखने वाला कोई भी अच्छी तरह से जानता है। शायद ही कभी आर्काइव में फाइल ही खुद में एक खतरा हो सकती है, लेकिन SCP-767 के केस में ठीक यही स्थिति है। अपराध स्थल की तस्वीरों की डेडली सीरीज जो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो वो नजर आती हैं वो नहीं। SCP-767 वो डेजिग्नेशन है जो अनोमलस ऑब्जेक्ट्स की एक सीरीज को दी गई है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अपने आर्काइव्स में से मिले थे। इसमें 12 पोलराइड फोटोग्राफ्स थीं, जिन्हें SCP-7671 से 12 तक नामित किया गया था, जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के पास अनोमलस प्रॉपर्टीज होने का सोर्स प्रतीत होता है। प्रत्येक तस्वीर को 1 से 12 तक लेबल किया गया है, हालांकि ये लेबल्स रिवर्स ऑर्डर में होते प्रतीत होते हैं। उल्टा देखे जाने पर, यानी रिवर्स ऑर्डर में 12th लेबल वाली तस्वीर से, तो ये पिक्चर्स किसी के कमरे में प्रवेश करने और टेबल की जांच करने वाले व्यक्ति को दर्शाती हैं। उस टेबल पर कुछ लिखा होगा जो बाकी SCP-767 की तस्वीरों से इसको अलग बनाती है, और इस पर किसी रेड सब्सटेंस से ये तुम्हारे ऊपर है या छत पर है लिखा होता है, जो कि फ्रेश ब्लड प्रतीत होता है। अगली पिक्चर्स भी ऐसी ही दिखेंगी और इनमें पिक्चर लेने वाला व्यक्ति टेबल के ऊपर हवा में उठा हुआ दिखेगा, जिसमें फोटो फ्रेम के किनारों के चारों ओर काले धुएं के निशान दिखेंगे, जो पहली नजर में यूं लगेंगे कि फोटो डेवलपमेंट में कोई इशू हुआ होगा। अंतिम 3 पिक्चर्स एक ताजा लाश को दर्शाती हैं, जो इतनी भयानक दिखती है कि उसको पहचानना मुश्किल है, और आखिरी पिक्चर में एक शरीर दिखाया गया है जिसको किसी कारण लिक्विफाइड किया गया है और वो कमरे के चारों ओर फैला हुआ है। इन पिक्चर्स के ओरिजिन का अभी तक पता नहीं चल सका है, और ये भी पता नहीं चला है कि इन्हें कभी लिया भी गया था या फिर ये केवल किसी तरह से प्रकट हो गई थीं।
जब फोटोज को किसी नए स्थान पर ले जाया जाता है और एक हफ्ते तक वो ही रखा जाता है तो ये वहाँ जहाँ इनको रखा गया है उस रूम में अपने आप को बदल लेंगी, जिसमें आखिरी फोटो में जो व्यक्ति दिखाई देता है वो होगा जिसने इन पिक्चर्स के भयानक प्रभावों का अनुभव किया होगा। SCP-767 की ये क्षमता जो अपने स्थान के आधार पर बदल सकती है SCP-767-13 और 14 में भी मौजूद है, जो कि पुलिस रिपोर्ट और लेदर का बैग है जो हमेशा फोटोज के साथ होता है। पुलिस रिपोर्ट में सबसे ऊपर एक एड्रेस और डेट होती है जो दोनों किसी तरह से SCP-767 की करंट लोकेशन और डेट को दर्शाने के लिए बदल जाएंगी, जबकि लेदर बैग पर एक सोने का मोनोग्राम होता है जो किसी भी नाम से बदल जाएगा जो कि उस बिल्डिंग के ओनर या हेड का होगा जहां इसे कंटेन किया गया है। लेकिन SCP-767 की एनॉर्मस प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म नहीं होती हैं। जो लोग पिक्चर्स को देखते हैं वो कई तरह के प्रभावों का अनुभव करेंगे जो इस बात पर आधारित होते हैं कि उन्होंने कहां तक फोटो सीरीज देख ली हैं। जो लोग SCP-767 1 से 3 तक देखते हैं उन्होंने किसी स्पेशल इफेक्ट का अनुभव करने की रिपोर्ट नहीं दी, सिर्फ वही नॉर्मल रिएक्शन दिखाया जो कि किसी को भी एक भयानक लाश देखने पर होता है, जिसमें उन पिक्चर्स को वियर्ड या डिस्टर्बिंग बताते हैं। जो लोग 4 से 6 लेवल वाले पिक्चर्स को देखते हैं वो आमतौर पर रिपोर्ट करेंगे कि उन्हें क्लैस्ट्रोफोबिया और कुछ निक्टोफोबिया जो कि अंधेरे का डर है या विशेष रूप से कुछ बुरा होने की संभावना का डर, इसका अनुभव करेंगे। कितनी पिक्चर्स देखी गईं इसके आधार पर इस डर की इंटेंसिटी का निर्भर है। 7th, 8th और 9th फोटोज को देखने वाले लोग छत को इंस्पेक्ट करने की इच्छा महसूस करेंगे, जिनमें से अधिकांश लोग फोटो में मौजूद टेबल पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के तुरंत बाद ऊपर देखते हैं। बाद के इंटरव्यूज में सब्जेक्ट्स ने इस फीलिंग को बहुत अजीब के रूप में वर्णित किया है, या ऐसे जैसे किसी ने उनको चेतावनी दी हो। इसके बाद सब्जेक्ट्स को हेलुसिनेशंस होंगी, जैसे उन्हें कोई देख रहा है और वो आमतौर पर लगातार ठंड लगने की सूचना देंगे। जो लोग लास्ट 3 पिक्चर्स देखते हैं वो पिक्चर से दूर जाने के प्रयास में एक पैरालिसिस का अनुभव करेंगे। एक छायादार, काला और चमकता हुआ मैस सीधे विक्टिम के ऊपर छत पर बनना शुरू हो जाएगा, जिसे SCP-767-15 नामित किया गया है। और इस मैस की रिपोर्ट सिर्फ आई विटनेस ने ही दी है क्योंकि ये फोटोग्राफिक या वीडियो रिकॉर्डिंग्स में दिखाई नहीं देता है। इस गैसियस मटेरियल के टेंड्रिल्स व्यक्ति को पकड़ लेंगे, उस पर हमला करने से पहले उसे ऊपर हवा में उठा लेंगे। व्यक्ति को भयानक दर्द होता है जब टेंड्रिल्स उसको नष्ट करने से पहले उसको काटते हैं और उसके बाद वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा और पूल ऑफ ब्लड बन जाता है। गैस के इस काले बादल की नेचर, ये कहां से आया है और ये क्यों इस बिहेवियर में एंगेज होता है, इसका कारण अभी तक नहीं पता चला है। और एक बार अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद इसको रोकने की कोशिश ने उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाया है जिन्होंने मदद की। इस शक्तिशाली बादल पर वेपन्स का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। SCP फाउंडेशन द्वारा इसकी खोज के बाद विक्टिम्स के कई अनसॉल्व्ड केसेस की पहचान की गई है जो इसी के समान प्रतीत होते हैं और जांच चल रही है कि क्या ये किसी कारण SCP-767 या 767-15 से कनेक्टेड तो नहीं। SCP-767-1 से 12 फोटोज को SCP-767-13 की रिपोर्ट के अंदर रखा गया है, जिसे ब्राउन लेदर SCP-767-14 बैग के अंदर रखा गया है। और इस पूरे ग्रुप को SCP फाउंडेशन हैजार्डस आइटम्स सिक्योर कंटेनमेंट सेंटर में रखा गया है। इसके नेचर या ओरिजिन के बारे में हमें जो भी जानकारी है, ये सारे एनॉर्मस ऑब्जेक्ट्स जो SCP-767 बनाते हैं, SCP-767-15 एंट्री सहित इस सभी को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है। और इन ऑब्जेक्ट्स तक जाने के लिए कम से कम लेवल 4 साइट एडमिनिस्ट्रेटर से रिटर्न ऑथराइजेशन जरूरी है। SCP-767 शायद SCP फाउंडेशन आर्काइव में सबसे खतरनाक फाइल नहीं है, लेकिन ये सबसे खतरनाक फाइल्स में से एक है। और भी बहुत सारे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको उन तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं जिनकी आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते, जैसे कि SCP-1875 द एंटीक चेस ऑटोमेटॉन, जो कि शक्तिशाली प्रभाव करने की क्षमता रखता है, जिसका विश्वास करने के लिए आपको ये देखना होगा। जाइए और अभी इस फाइल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।